मुंबई में लीडर्स की लैंडिंग शुरू हो गई है। ये लैंडिंग हो रही है इंडिया अलायंस की मीट के लिए। 31 की शाम से मीटिंग का टेक ऑफ भी हो जाएगा, मगर इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलने वाला है, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, 26 पार्टियों का तालमेल कैसे होगा, हर नेता के पास अपनी महत्वाकांक्षा है, वो एक दूसरे को बर्दाश्त कैसे करेंगे और एडजस्ट कैसे करेंगे। ज्यादातर पार्टियों के नेता चाहते हैं कि गठबंधन की शक्ल जल्द से जल्द साफ हो जाए, मगर अब भी तमाम चीजों पर कंफ्यूजन कायम है। कैसी है इंडिया अलायंस की सरगर्मी, देखिए खास रिपोर्ट। इंडिया अलायंस की मुंबई कॉन्क्लेव में क्या होगा? क्या इंडिया अलायंस का संयोजक घोषित हो पाएगा? क्या इंडिया अलायंस को पीएम चेहरा मिल जाएगा? इंडिया अलायंस में सीटों पर समझौता कैसे होगा? राज्यों में इंडिया के दलों का टकराव खत्म होगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सबकी निगाहें मुंबई की ओर लगी है। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लालू यादव से लेकर शरद पवार तक के पोस्टर लगे हैं। माना जा रहा है कि मुंबई में ही अलायंस को लेकर ज्यादातर सवालों के जवाब निकल सकते हैं। देखिए, अगस्त महीने में पिछले साल हम लोगों ने बिहार में बीजेपी को हटा करके महागठबंधन की सरकार बनाई थी। उसी टाइम से लालू जी और हम सब लोग का प्रयास था, नीतीश जी का प्रयास था कि सभी लोगों को, सारे ऑपोजिशन के जितने नेता हैं सब लोगों को एक करेंगे। और ठीक आज अगस्त के महीने में 1 साल के अंदर ये तीसरी बैठक जो है होने जा रही है और ये बॉम्बे में है। अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपए कम किया इन लोगों ने, तो आगे आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज हो जाएगी, तब मजबूती के साथ। गठबंधन 26 पार्टियों का है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि यूपी में मायावती, तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू और पंजाब में अकाली दल को जोड़ने की कोशिश जारी है। मगर इतने बड़े गठबंधन में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसे में सबके बीच एक राय बनाना मेढक तौलने जैसा है। गठबंधन के मेंटोर की तरह देखे जा रहे थे शरद पवार, लेकिन पवार को लेकर ही सबसे बड़ा सवालिया निशान लगा है। जिनकी पार्टी एनसीपी उनकी कुर्सी के नीचे से लगभग खिसक चुकी है। बागी भतीजे अजित को लेकर उनका रुख क्या है, ये तय नहीं हो पा रहा। लिहाजा पहले दिन की बैठक के 2 घंटे शरद पवार के लिए रखे गए हैं। शरद पवार गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। सहयोगी दल उनसे भतीजे अजित पवार पर सवाल करेंगे। शरद पवार अलायंस में बना भ्रम दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मुंबई में कॉन्क्लेव की तैयारियों में जुटे महाअघाड़ी के नेता इन सवालों पर चुप हैं। संजय राउत बीजेपी पर हमलावर हैं और उनका कहना है कि बीजेपी इंडिया अलायंस की बैठक से डरी हुई है। सर, एक आपने सुबह टिप्पणी की कि राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो हमला हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती करवा सकते हैं। यहाँ के कुछ राजनीतिक दल, लोगों के मन में गोधरा के बारे में शंका है, पुलवामा के बारे में अब शंका है, सत्यपाल मलिक साहब ने जो कहा है, तो लोगों को मन में ये अब शंका आने लगी है कि क्या चुनाव जीतने के लिए ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, तो हमको सावधान रहना चाहिए। आपके ऊपर डर की राजनीति करवाने का आरोप जो है सरकारी पक्ष की तरफ से लगा रहे हैं। हम क्यों डरे? हमें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करना, जनता को अवगत करना, यह हमारा काम है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को लेकर उत्साहित हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित ही कर चुके हैं। मुंबई कांग्रेस इस कॉन्क्लेव के बाद राहुल गांधी का 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करने की तैयारी कर रही है। सर, यहाँ पर तो बैठक होगी, लेकिन राहुल गांधी क्या कांग्रेस के दफ्तर आएंगे, वहाँ पर वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखाई देंगे?
निमंत्रण भेजा गया है राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी जिस तरह से देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, किसान नौजवान को की आवाज़ बनकर देश में लड़ाई जिस तरह से लड़ रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए और उनको झूठे मुकदमे में फंसाकर सजा दिलाकर घर से बेघर करने की कोशिश जिस तरह से भाजपा की सरकार ने किया है, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया है और पहली बार मुंबई आ रहे हैं तो लोगों में जोश है। राहुल गांधी पर कांग्रेस की दावेदारी की एक बड़ी वजह तो है, कांग्रेस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है। आज भी उसके पास ज्यादा नंबर हैं, लगभग हर राज्य में उसका नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मगर महत्वाकांक्षा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी पुरानी है। 2014 चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के पीएम उम्मीदवार घोषित होते ही नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लिया था। एक बार फिर उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा है और इंडिया अलायंस के गठन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि नीतीश कुमार को उम्मीद थी कि बेंगलुरु की बैठक में ही उन्हें संयोजक चुन लिया जाएगा, मगर वहां से नीतीश निराश ही लौटे। आज वो कहते हैं कि उनके मन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वो बस गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। को कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता है उससे कोई मतलब। लेकिन आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। मगर नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार से ही आवाजें आ रही हैं। नीतीश के करीबी और कभी उनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश के पास बिहार में ही जमीन नहीं बची है, वो देश की राजनीति में क्या रोल निभाएंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रहे प्रशांत आजकल बिहार में जन सुराज यात्रा निकालकर बिहार जागरण कर रहे हैं। जहां तक नीतीश जी के प्रयास का सवाल है, तो नीतीश जी की तो जो अपनी हालत इतनी खराब है, जो अपने राज्य में अपना पैर रखने का ठिकाना नहीं है, तो आप विपक्षी एकता और देश के स्तर पर उनको, भाई अगर विपक्षी एकता कोई करेगा, अगर आप ऑर्डर में भी देखिए तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, उसके बाद तृणमूल है, उसके बाद डीएमके है, जो पूरे राज्य जीत कर बैठे हुए हैं। उनके पास 20-20, 25-25 एमपी हैं, अपने राज्य में वो जीतने का दावा कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी के पास तो कुछ है ही नहीं, न दल है, न इमेज बचा है, तो आप किस आधार पर आपको कोई बना दिए। तो बिहार के पत्रकार जो हैं, ये आप लोग जबरदस्ती का खबर बनाते हैं। आप कर्नाटक में, तमिलनाडु, बंगाल में जाइए तो कौन चर्चा कर रहा है नीतीश कुमार की। और जिस दिन महागठबंधन बिहार में बना, उस दिन मैंने ये बात कही कि बिहार का महागठबंधन बिहार की घटना है, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। नीतीश कुमार से कभी दूर कभी पास वाला रिश्ता रखने वाले हम पार्टी के जीतन राम मांझी अलग तंज कर रहे हैं। उनका सवाल है कि अगर नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं तो वो देश भर में घूम क्यों रहे हैं। बेंगलुरु में तो उनको साफ रास्ता बता दिया गया कि कौन होंगे, तो इसलिए चले आए थे। अब देखिए मुंबई में देखिए क्या होता है। उल्टी वानी बरसे कंबल भींजे पानी, बताइए कि कंबल बरसे अब वहाँ भींजेगा पानी है संभव। तो उसी प्रकार से नीतीश कुमार कहते हैं हम महत्वाकांक्षी नहीं है। पॉलिटिक्स की बात सदा नेगेटिव अफर्मेटिव होती है, और एक तबके की बात जो है ना, वो पॉजिटिव नहीं होती है, वो नेगेटिव हो जाती है। तो उसी ये नाम यहाँ है, प्रधानमंत्री बनने की क्या बात है, क्या बात है। इच्छा न रहती तो फिर इतना आगे पीछे क्यों करते। अब तो सोच रहे हैं कि बिहार में दाल ना गलने वाला है, इसलिए अब शायद वहाँ पर कोई मौका मिल जाए। इंडिया अलायंस में मजबूत चेहरा ममता बनर्जी का भी है, मगर ममता का मामला ही अलग है। उनकी पॉलिटिकल टोन अनप्रेडिक्टेबल, टेम्परामेंटल और मर्क्यूरियल मानी जाती है। उन्होंने पेशनगोई कर दी है कि आम चुनाव पहले भी हो सकते हैं। दिसंबर या जनवरी में चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं छिप छिप कर कुछ करूं, लेकिन पार्टी बदनाम होती है, उसकी चिंता नहीं करते। आज ही जीत के क्या होगा, मुझे तो 5 साल हो गए जीते हुए। 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव हैं। मुझे तो संदेह है कि ये लोग दिसंबर में ही ना पार्लियामेंट चुनाव करा दें। इनके ऊपर विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं।
चीफ जस्टिस ने कमेटी के गठन के लिए बोला था, उनका नाम हटा दिया। पता नहीं अब जो ये भाजपा का कैबिनेट मिनिस्टर है, अरे बाप रे, जो एक लट्टू है, उतने बड़े मिनिस्टर को जिम्मा दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन का, जो एक लट्टू है, लट्टू की तरह घूमेगा, बस घूमते घूमते लुढ़क जाएगा। ममता पूरे अधिकार के साथ इंडिया अलायंस को जिताने और बीजेपी को बाहर करने की अपील कर रही हैं। ममता का ये बयान नीतीश कुमार तक पहुंचा तो उन्होंने भी ये बयान दोहराया। अरे आपको कल कही थी है नहीं, हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। हम तो कल भी कह दिए। एनडीए से भी कुछ लोगों को इंडिया में बुला रहे हैं क्या सर आप लोग? कुछ लोग देखिए ना, हम अभी नहीं कहेंगे, आप देखिए ना, और जो लोग आएंगे तब पता चलेगा। पहले कहना ठीक नहीं है, जब जा रहे हैं तब होगा, और उसके बाद जो भी लोग होंगे और लोग भी ज्वाइन करेंगे, तो ये सब तो होने वाला है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। मगर असली खेल महाराष्ट्र में ही होना है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार तीनों बराबर सीटों की डिमांड कर रहे हैं, यानी कुल 48 सीटों में कांग्रेस 16, शिवसेना उद्धव 16 और एनसीपी पवार भी 16। मगर शरद पवार के बारे में अफवाहें ऐसी भी हैं कि वो 16 सीटों में 2 सीटों पर ही मजबूती से लड़ेंगे, बाकी 14 सीटों पर कमजोर प्रत्याशी उतारकर बीजेपी की मदद कर सकते हैं। उधर केजरीवाल की पार्टी उन सारे राज्यों में आवाजाही कर रही है जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी दावेदारी मानती है। पंजाब में सीटों के एडजस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इंडिया अलायंस के सामने ये बड़ी चुनौतियां हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।